गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास में ये समझेंगे एसएससी जीडी के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमें एसएससी जीडी को कैसे पढ़ना चाहिए और ये कैसे एग्जाम में हमारे लिए किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना चाहिए जो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो हम ये भी जानेंगे कि ये क्या पढ़ें इसमें। ठीक, इसमें क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ठीक, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। साथ में ये भी जानेंगे कि इसका आप लोग क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम टेबल बना लेते हैं, टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं। अब आप लोगों को टाइम टेबल क्या बनाना, आप लोगों को पढ़ाई ही करनी है तो पढ़ाई में टाइम टेबल क्या बनाना। 90% लोगों ने जो टाइम टेबल बनाया होगा तो कुछ दिन फॉलो किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी आपके क्या है, पहले ये समझेंगे एसएससी जीडी क्या है। ठीक, फिर आगे इसको स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक का डिस्कस करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि आप कितना भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन आपको यदि खुद से पढ़ोगे आप जितना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं एसएससी जीडी होती क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक, यानी कर्मचारी चयन आयोग होता है। राइट, क्या होता है अब इसको कहेंगे कर्मचारी चयन आयोग। आयोग एक समूह होता है जिसके द्वारा कर्मचारियों का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक, और इसमें जीडी का मतलब क्या होता है, जनरल ड्यूटी, यानी आपका एसएससी जीडी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपका एसएससी जीडी यानी कर्मचारी चयन की जनरल ड्यूटी कांस्टेबल परीक्षा होती है। ठीक, और सशस्त्र सेना भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में शामिल होकर उम्मीदवारों को सशस्त्र सेना के में समान ड्यूटी यानी कांस्टेबल, राइफल्समैन और अन्य पदों पर जवानों की नियुक्ति की जाती है। जैसे आप सीआईएसएफ देखते होंगे, फिर सीआरपीएफ देखते होंगे, और भी बहुत सारी असम राइफल्स वगैरह वैकेंसी होती हैं, जिसमें इसके तहत आपके निजी जनरल ड्यूटी के तहत उनको सिलेक्शन होता है। ठीक, अलग अलग पोस्ट होती है, एसएसबी हो गया, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, उनमें सिंगल एक पोस्ट नहीं होती है। ठीक, और इसमें से आपका पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई भी कुछ होती है। ये कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे पुरुषों का आपका 170 सेंटीमीटर आपका पुरुषों की लंबाई होनी चाहिए। महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 157 होनी चाहिए। यानी आपको ये, यदि किसी भी पर्सन की जो आप में से भर रहे हो, यदि उनका हाइट 157 सेंटीमीटर है तो ही भरे, क्योंकि इसके पहले आप भरेंगे फिर आप फिजिकल में प्रॉब्लम होगा तो एक डिमोटिवेशन आ जाता है। ठीक, और इसके बाद इस परीक्षा में शामिल होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा ये बाद में होती है। पहले आपका क्या होता है, सीबीटी यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं और 100 कितने क्वेश्चन रहते हैं आपके, 80 क्वेश्चन रहते हैं और 160 नंबर के रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। राइट, 80 क्वेश्चन रहते हैं, 60 नंबर के रहते हैं, और इन्हीं में से आपको माइनस मार्किंग भी रहती है। माइनस मार्किंग 1/4 की रहती है, यानी आपके 4 यदि क्वेश्चन गलत है तो एक कट जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन माइनस मार्किंग भी होती है थोड़ी बहुत। ठीक, आगे समझते हैं शारीरिक मानक परीक्षा पीएचडी। फिर आपको देखो शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी पड़ती है, फिर आपको पीएचडी देना पड़ता है। और परीक्षा में समान बुद्धि यानी कैसे सवाल आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, जनरल नॉलेज के आते हैं, और भी जनरल अवेयरनेस के आते हैं। प्राइमरी आपके मैथ, जो आपका एलिमेंट्री मैथ होती है, प्रारंभिक गणित होती है, उससे आते हैं। अंग्रेजी या हिंदी, आपको जो भाषा स्टेबल है, यानी आप अंग्रेजी में दे सकते हैं या हिंदी में दे सकते हैं, उनमें से कोई एक। 4 सब्जेक्ट आपके होते भी, आगे हम डिस्कस करेंगे। आपका जनरल यानी जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश हो गया। ठीक, ये सभी चीजें आपकी होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से या तो आप इंग्लिश में चूज कर लेना, वहाँ पे जब एग्जाम दो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा कि आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करके आसानी से एग्जाम दे सकते हो। फिर इसके बाद पूछे जाते हैं, देखो अभी आगे परीक्षा में कुल 160 अंक होते हैं। बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, 160 अंक होते हैं और हर सवाल में 2 अंक मिलता है आपको। ठीक, और परीक्षा की अवधि जो होती है 60 मिनट होती है, यानी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, और 1/4 अंक का इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, जिसको नकारात्मक अंकन कहते हैं। ठीक, यानी आप गिनने के बाद जो संख्या नंबर काट ले जाते हैं उनको नकारात्मक अंकन के अंतर्गत गिना जाता है। और यह परीक्षा विभिन्न हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाती है, यानी अन्य भी 13 भाषाएं में इसको सम्मिलित किया गया है इस परीक्षा को, कि अन्य भाषाओं में भी ये दी जा सकती है। ठीक, आगे बात करते हैं। एक मेजर पॉइंट आपका आता है, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको उम्मीदवारों को फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, यानी आपको इसको 3 चीजें जरूरी है। पहले तो आपको सबसे पहले क्या है, आपका सीबीटी के तहत एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक, इतना ही नॉर्मल चीज है। मेडिकल टेस्ट में आपको ज्यादा कठिन नहीं होगा, पहले आप एग्जाम निकाल लो, फिजिकल निकाल लो, फिर आपको बहुत आसान हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मल है, आपका मेडिकल टेस्ट थोड़ी बहुत होता है, कोई इतना ज़्यादा विशेष नहीं होता है। जैसी जॉब होगी वैसा आपको, जैसा आपको मिलेगा जॉब, वो यानी उसमें जो कैटेगरी होती है, जैसे आपका इसमें हो गया CISF हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक। तो आप ये CBT के एग्जाम देने के बाद थोड़ी जो, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है तो इसलिए CBT निकालना जल्दी इंपॉर्टेंट होता है। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवार को अलग अलग फोर्सेज में नियुक्ति की जाती है। जैसे कई सारी फोर्स होती हैं, समथिंग 6 या 8 फोर्सों में किया जाता है, जो अलग अलग होती हैं, जैसे आपका SSB वगैरह हो गया, और नॉर्मल बहुत सारी वैकेंसी आप इसको और भी अच्छे से जानते होंगे, ठीक। अब जानते हैं SSC GD के पेट संबंधित जानते हैं, यानी आपका जो फिजिकल होता है इसका, रनिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इतना बेसिक बातें जानने के बाद हम स्टडी कैसे करना है ये सब चीज़ें भी जानेंगे। SSC GD ऑनलाइन परीक्षा में कट ऑफ अंकन से अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि आपका कट ऑफ मान लो 100 जा रहा तो आपको 100 प्लस करने होंगे, राइट। कट ऑफ पर बात तो 100 कभी जाएगा ही नहीं है, मतलब आप तो नहीं जा रहा है, तो आपको यानी SSC GD में कट ऑफ अंक से अधिक अंक लाने होंगे ताकि आपको फाइनल मेरिट में नाम रहे, इसलिए, ठीक। इसमें आपका, इसमें देखो पुरुष उम्मीदवार के लिए कितना 5 किलोमीटर रनिंग होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 5 किलोमीटर, कितने मिनट में 24 मिनट में, यानी आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में पुरुष उम्मीदवार को इसको रनिंग करनी होती है। और यदि आप जितना अच्छा रहता है कि आप कम समय में कर लो उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक। और इसमें लेडीज के लिए, महिला उम्मीदवार के लिए 1.6 किलोमीटर, यानी आपका 1 समथिंग 1600 मीटर या फिर 1.5 किलोमीटर के लगभग कह सकते हो आप, कितने मिनट में 8.5 मिनट में करनी होती है, राइट। कितने मिनट में करनी होती है 8.5 मिनट में करनी होती है, ये आपको याद रहे। और जो पुरुषों में चेस्ट लंबाई होती है, चेस्ट का आपका नाप होता है तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए, यानी 80 से 85 के बीच। ये आपका एक पुरुष की क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, और लड़कियों में यानी लेडीजों में चेस्ट का नाप नहीं होता है, ठीक। ये आपको याद रखनी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता भी नहीं होंगी, ठीक। आगे समझते हैं आप सिलेबस, मेन चीज अब आती है आपको सिलेबस पढ़ना और सिलेबस समझना, क्योंकि आपको याद रहे यदि आपको सिलेबस समझ में आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई को कर सकते हैं, राइट। सिलेबस यदि आपके समझ में आ गया तो आप अपने स्टडी को बहुत अच्छा अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई बड़ी वैकेंसी भी हो गई उसमें भी मान लो GK दिया है, उसमें भी GK दिया, इसमें भी GK दिया है। अब ये समझना है कि इस GK और इस GK में, मान लो ये GK दे दिया आपका PCS वाला दे दिया, ठीक, और ये दे दिया आपको GD वाला, अब ये समझना है कि इस GK और इस GK में अंतर क्या है, ये GK और ये GK हमें क्यों पढ़ना है, कौन सा GK पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीज़ यदि आपको समझ में आ जाती हैं तो आप परीक्षा में अपने अंक अच्छे ला सकते हैं। तो आप इसमें देखे होंगे जनरल इंटेलिजेंस, यानी आपको जिसको रीजनिंग कहते हो, तो रीजनिंग में आपका कितने अंक रहते हैं, तो 40 मार्क्स रहते हैं, और 40 का आपका कितना मिलेगा आपको, इसको देखो 40 मार्क्स रहते हैं तो कितने क्वेश्चन आए होंगे आपके, 20 क्वेश्चन आए होंगे, ठीक। ये आपको याद रहे 40 अंक होते हैं यानी 20 क्वेश्चन होते हैं, और सभी 20-20 होते हैं। आपका जनरल नॉलेज में देखेंगे आप तो इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 40 अंक आपको मिलते हैं, ठीक। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे एलिमेंट्री मैथ, जो आपका यानी प्रारंभिक गणित होती है, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी आपको याद रखना। और इंग्लिश या हिंदी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, या तो इंग्लिश ले लो या तो हिंदी ले लो, इस पे किसी एक में पेपर दे दो, वो आपके लिए सही रहता है, ठीक। तो आप इसमें देखते होंगे कि आप ज्यादा बच्चे हिंदी इंग्लिश जो भी लेते हैं तो उनमें भी आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी आपका 20 आप कितने हो गए 80 क्वेश्चन हो गए। और इनका आपको देखेंगे तो 40 यानी 160 मार्क्स होते हैं। इनमें से आपको जितने ज्यादा मार्क्स आप ला सको उतना भी अच्छा होता है, क्योंकि कट ऑफ का क्या है, कभी बहुत ज़्यादा जाती है, आपके 150 भी हो सकती है, 140 भी हो सकती है, ये कट ऑफ भी हो सकती है, और 130 प्लस भी हो सकती है। ये कट ऑफ एरिया रहता है, यानी आपका कट ऑफ ये रहता है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक। कट ऑफ समझना बहुत जरूरी है कितना अंक रहेगा, ताकि आप ये फोकस कर सको मुझे अधिक से अधिक अंक लाने हैं। कट ऑफ तो बाद में देखी जाती है, लेकिन आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक नंबर कैसे लाए, कितना जितने भी अधिक ले आओगे उतना ही अच्छा होता है, कम में थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती ही है, ठीक। आगे समझते हैं अब इसको सिलेबस को, मतलब अलग अलग करके समझते हैं, थोड़ी बहुत था तो थोड़ी और ज़्यादा विस्तार में समझ रहे हैं इसको। जैसे आपका जनरल इंटेलिजेंस में आप देखते होंगे, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सादृश्यता वगैरह पढ़नी पड़ती है, समानताएं और अंतर पढ़ना पड़ता है, स्थानीय दर्श पढ़ना पड़ता है, स्थानीय अभिविन्यास पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आपके ज़्यादा टॉप लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मल इससे स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी क्या है कुछ क्वेश्चन टाइम ले लेते हैं। और टाइम क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो टाइम यदि बचाना तो इन सभी टॉपिक्स आपको अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे स्थानिक अभिविन्यास हो गया, दृश्य स्मृति यानी आपको इमेज याद करने वाला, भेदभाव हो गया, आपका नहीं क्लासिफिकेशन करना या फिर अंतर स्पष्ट करना, अवलोकन आपका, संबंध अवधारणाएं,
अंक गणित हो गया, तर्क हो गया। अंक गणित में आपका इसमें रीजनिंग अंक गणित कैसे आ गई। अब मतलब उसमें आप देखते होंगे चिन्ह बदल देना, चिन्ह बदल के ये जैसे आपके सवाल आ जाते हैं इस तरह के चिन्ह बदल करके, या फिर चिन्हों का कुछ मान अलग दे करके गणना करनी होती है अंक के अंदर, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अंक या आपका इसमें अलंकारिक वर्गीकरण हो गया, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला हो गई जिसको आपको श्रेणी क्रम रहती है, सब चीजें आपको गैर मौखिक श्रृंखला की आपको देख करके जवाब देना होता है, समझ के जवाब देना हो जाता है, वर्बल नॉन वर्बल, ये सब चीज दोनों टॉपिक से मिला करके कुछ क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आपका इन सभी टॉपिक से रहते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा और इन सभी टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक पर आप इतना नहीं कि आप जोर दो, पर इसमें ये याद रखो भले सभी सिलेबस आप नोट कर लो, फिर इसको देखो किस टॉपिक में आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, किस टॉपिक में कितनी कमी आ रही है, कितनी गलतियां हो रही हैं, तो उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि अभी आपके पास टाइम अच्छा है, क्योंकि जनवरी फरवरी के आसपास एग्जाम होना है, तो उसमें आपका अभी भी फॉर्म भर दोगे तो आपके पास 2-4 महीने, 2-3 से 4 महीने अच्छे टाइम है। और सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो और उन सभी टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ रिवीजन भी करते जाओ। यदि मान लो आज आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया, फिर आपका इसका नंबर आप इतने लास्ट में लाओगे तो आपका कितना भूल जाएगा ना। तो आप इसको यदि आज पढ़ रहे हो तो 2-3 दिन बाद इसको रिवाइज कर लो, ऐसे रिवाइज करते रहो, 3 दिन बाद रिवाइज करते रहो, तो आपका टाइम भी सिलेबस के लिए अच्छा रहता है और अच्छा टाइम टेकिंग नहीं रहता, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। कोई भी चाहे क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा क्योंकि आपको रिवीजन होगा, तो आप इसको स्पीड में करने की आपके पास कैपेसिटी रहेगी और आपको यह भी पता रहेगा कि हमें एग्जाम में कितने समय में कितना सवाल कर लेना है, और अब आप घर में करोगे तो आपको ये आइडिया हो जाता है। ठीक, आगे समझते हैं इसमें। आगे आपके कोडिंग डिकोडिंग से काफी सवाल कई तरीके से पूछे जाते हैं। या तो आपका कोड का ऐसे आपको ऐसे दे देता है आपका, अभी आपका सिंपल है, इस प्रकार आपका दे देगा सवाल। अब इसमें से आपको ऐसे और भी दे देगा, इनमें से आपका इनका अंतर हो गया, फिर आपका दो दो प्रकार से और दे देगा इधर। तो इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है साथ में, क्योंकि कोडिंग में प्लेस वैल्यू आप याद कर लो। ठीक, प्लेस वैल्यू याद कर लो कि आपका ए 1 नंबर में आता है, बी आपका 2 में आता है, सी 3 में आता है, ये 4 में आता है। और आप ट्रिक का ज़्यादा इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ट्रिक आप इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं बच्चे कि आपको यहाँ से इतना ले लिया, अब ये ले लिया, उन्होंने पता है कि ये आपका 1 में आएगा, ये 5 में आता है, फिर आगे आपका यहाँ पे आएगा 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा ये, फिर आपका 20 में आएगा, फिर ये 26 में आएगा। ये बच्चे ट्रिक याद करते हैं 5-5 की, तो 5-5 की ट्रिक से ज़्यादा आप यदि जिस बच्चे को सीधा प्लेस वैल्यू याद है कि आपका डी का 4 होगा, तो तुरंत वो आपसे जल्दी आंसर कर लेगा। ट्रिक में आप ले 5 देखोगे उसके पहले आप इसको सोचोगे, तो आप ट्रिक का इस्तेमाल इसमें मत करो, ट्रिक का इस्तेमाल करने से आपका इसमें लॉस होगा, क्योंकि ये लॉस आपके लिए, इसमें लॉस कितना होगा आपका, 1 मिनट या ये सही एक से लेकर के आपका यहाँ से 5 सेकंड या 6 सेकंड का लॉस हो जाएगा। 1 से लेकर 5-6 सेकंड आपको एग्जाम में बहुत जरूरी होती है। यदि आप सी सेट वगैरह देखते सुने होंगे ना, भी यूपीपीएससी वगैरह में होता है, उसमें यदि 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, उसमें यदि इस ट्रिक से करते हैं ना बच्चे सवाल, तो उनको हो तो देखो सवाल तो हो जाना, थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन टाइम बचाना जरूरी होता है। सवाल करना बस इम्पोर्टेंट नहीं है, कम समय में सवाल करना इम्पोर्टेंट है। अब कोई बच्चा 100 सवाल है और सब उसको 100 के 100 आते हैं, पर उसको 30 मिनट में एक बच्चा 100 पूरे कर ले पा रहा है, एक 60 मिनट में पूरे कर रहा है, तो कितना नुकसान है बताओ। जो ये कर रहा है, जितने वो कर रहा, मान लो इसने 30 मिनट में 80 कर लिए, 30 मिनट में 80 के, इसने 60 मिनट में ही 80 कर पाया, ये 60 मिनट में पूरे कर पाया, 60 मिनट में उसने 30 किए, कितना नुकसान होगा इसका। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको सवाल करना बस जरूरी नहीं है, बल्कि कम समय में ज्यादा सवाल करना जरूरी है। जल्दी जितने कम समय में आप सवाल कर लेते हो उतना आपको अगले सवाल के टाइम मिल जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट यह सबसे ज्यादा क्या है कि टाइम टाइम आपको मैनेजमेंट आना और कम समय में सवाल करने की प्रैक्टिस, ये आप घर पे ही कर सकते हो। एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको एग्जाम में आप सिर्फ अकेले नहीं होते, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं, कॉम्पिटिशन होता है, टाइम का एक प्रबंधन होता है। ये घर में तो पड़े पड़े आप आराम से टाइम ले सकते हो, लेकिन वहाँ टाइम आपको जितने बजे कंप्यूटर शुरू हुआ आपका, जैसे आज 8 बजे शुरू हुआ तो आज यानी 1 घंटे का टाइम है, तो 9 बजे बंद ही हो जाएगा। उसमें एक ये नहीं कि आप अभी मैं एक तो बचा एक तो गोला भर ले दो, ऐसा नहीं होता, उसमें टिक करना होता है, टाइम गया तो गया। ठीक है, इसमें देखो हम समझ आए एससी आपको यहाँ पे जीडी यानी जनरल अवेयरनेस का जीके वाला पोर्शन। तो जीके वाला पोर्शन में क्या होता है, टॉपिक्स काफी सारे हो जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इतने ज्यादा विशेष बड़े बड़े टॉपिक नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, कि बहुत छोटे टॉपिक है, आराम से इनको आप कवर कर सकते हो। जैसे आपका पड़ोसी देशों के बारे में, यानी इसमें क्या पूछता है आपका, पड़ोसी देश
इसमें देश पूछता है, राजधानी पूछता है और उसकी मुद्रा पूछता है। ये 3 चीजें पूछता है ज्यादातर, आपके इनमें 3 ही। कैसे पूछता है? संबंध बताएगा कि इसमें जैसे आपका भारत हो गया, भारत का रुपया है, ऐसे संबंध दिखा देगा। जैसे आपका यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश यहाँ पे इसका भी दे देगा, मान लो रुपया दे दिया, अभी दे दिया, अभी इसमें क्वेश्चन कर देगा कौन सा गलत है। इस प्रकार भी दे सकता है, कौन संबंधित नहीं है, कौन सा मेल बिल्कुल सही है, कौन सा मेल गलत है, इनमें से क्या है कि ये सही है तो सही वाला, ये गलत वाला गलत हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन जैसा पूछता हुआ ऐसा मान से इसमें कर सकते हैं। यानी किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कई तरीके से क्वेश्चन पड़ोसी देशों में पूछे जाते हैं। खेल से आपका हो गया कि स्पोर्ट में आपका करंट अफेयर में स्पोर्ट में पूछता है, और वैसे ही पूछता है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी हो गए, हॉकी में कि हॉकी में कौन सा गोल या फिर कौन सा पदक कब मिला भारत को, साथ में ये पूछ सकता है करंट अफेयर में। लेकिन और क्या पूछ सकता है कि कौन सा गोल किससे संबंधित है, जो मेडल वगैरह दिया जाता है किससे संबंधित है, इससे संबंधित है नहीं है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। और इतिहास में आपका, इतिहास में तीनों सभी इतिहास से लेकर के, यानी मॉडर्न, इंडियन मॉडर्न वगैरह और मिडल और एशियन, तीनों क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मॉडर्न से थोड़ी ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि आपके इसमें जो मूवमेंट्स वगैरह रहते हैं, आंदोलन वगैरह रहते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये और इससे बौद्ध काल से भी क्वेश्चन अच्छा आता है। ये टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें। और संस्कृत, इसका एक्सप्लेशन यानी टॉपिक वाइज टॉपिक, अभी तो ये सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है, तो इसको टॉपिक वाइज टॉपिक जो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, तो उसमें आपको बहुत आसानी रहेगा। ठीक, संस्कृति यानी कल्चर संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और यहाँ से भूगोल हो गया, आर्थिक परिदृश्य हो गया, समान राजनीतिक हो गया, इक्वालिटी हो गया, भारतीय संविधान में आपका अनुच्छेद वगैरह से संबंधित पूछता है, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, कौन सा संशोधन कम हुआ, किस संशोधन में राष्ट्रपति संबंधित है, ये सब चीजें, किस संशोधन में आपका राष्ट्रपति के संच्छेद में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अधिकार के संच्छेद में, ये सब चीजें क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक, इसमें आपका वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अनुशासन वगैरह, ये सब चीज, शासन अनुशासन वगैरह पूछ सकता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, अगला टॉपिक इसमें आपका आता है मैथ का। ठीक है, तो मैथ का जो टॉपिक होता है आपका, तो मैथ के टॉपिक में आप संख्या प्रणाली, सभी बच्चे को कॉमन बात है, यदि मैथ पढ़नी है तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा, राइट। और आप इसमें देखते हैं संगणना हो गई, संबंधित समस्याओं का पूर्ण करना, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणित संक्रियाएं, परसेंटेज इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, बट्टा यानी छोट बट्टा, क्षेत्रमिति, समय कार दूरी। ये टॉपिक आपके बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, टॉपिक आपके कई एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। और इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता, लेवल थोड़ी लो ही रहता है कि आपसे पूछ रहे बहुत ज़्यादा घुमा के, बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं पूछता, नॉर्मल बेस पे क्वेश्चन पूछता है। पर अब एसएससी भी क्या करे, इतने साल से एग्जाम करवा रहे तो वही क्वेश्चन पूछते, बच्चों का अच्छा कट ऑफ चला जाता है, इसलिए थोड़ी बहुत लेवल, थोड़ी बहुत 19-20 की तरफ करना शुरू कर दिया है, ताकि आप जो कट ऑफ चला जाता है तो बहुत सारे बच्चे छूट जाते, तो वो ऐसा ना हो। क्योंकि पुराना जो एग्जाम पहले होता था वो ऐसे थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, बहुत ना के बराबर चेंजेस मिलेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, इसके बाद टॉपिक आता है आपका यहाँ पे अनुपात और समानुपात और समय का, समय का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में। आप समझते हैं जीडी में हिंदी का टॉपिक और इंग्लिश भी। हिंदी में आपका क्या होता है, व्याकरण, नॉर्मल व्याकरण संबंधित होता है कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तालब से कौन कौन से बोले जाते हैं, आपसे कंठ तालु से दोनों से कौन कौन से बोले जाते हैं, कौन से कितने वर्ण आपके संघर्षी होते हैं, कितने वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके व्याकरण में याद रखना। समास, छवि समी समास के एग्जाम्पल पूछता है, कौन सा बहुब्रीहि संबंधित है, द्वंद्व समास, ये सभी समास के बारे में पूछता है कि संख्यात्मक पहला पद संख्या होता है तो किसमें होता है, आपका द्विगु में होता है, ये सब चीज़ आपसे पूछता है। संधि आपसे पूछता है, संधि करना, और आपके पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है, विलोम शब्द पूछता है, अनेकार्थी शब्द पूछता है, वाक्य का शुद्धिकरण पूछता है कि आपका वाक्य कौन सा वाक्य गलत है, जैसे राम जाता है, राम कहाँ जाता है, ये सब चीज़, मतलब ये तो क्वेश्चन मार्क वगैरह चिन्ह बदलना हो गया। जैसे कोई सवाल गलत होता है, मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको समझना बहुत नॉर्मल रहता है, कोई कठिन नहीं रहता है। आपसे कैसे भी क्वेश्चन बनाए तो आपको परेशान नहीं होना है। वाक्य जो शुद्धिकरण शब्द होता है, यदि आपको ग्रामर का नॉलेज है, हिंदी का थोड़ी बहुत ग्रामर का नॉलेज है, क्योंकि आप हिंदी बोलते हैं तो नॉर्मल आपको ये पता है कौन सेंटेंस गलत है। यदि कह दिया जाए राम जाती है, ये शुद्ध है, यह शुद्ध होगा आपका, राम जाता है, इनमें से कौन ज्यादा शुद्ध, ये शुद्ध होगा आपका। इस प्रकार आपके सवाल रहते हैं, तो आपको उसमें बहुत नॉर्मल है। इंग्लिश में आपको बहुत बेसिक चीजें रहती है जो आपका हिंदी में रहता है, वो फिलिंग ब्लैंक वगैरह
एयर स्पॉटिंग वगैरह, स्टेज और आपका सिनोनिम्स, क्लॉथ टेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें टॉपिक रहती है, बेसिक टॉपिक है, इसमें आपका 20 नंबर का रहता है। लेकिन आपको ये याद रहे कि सभी टॉपिक्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं, सभी सभी 20-20 के होते हैं। तो सभी यदि 20-20 के होते तो हमारे लिए मतलब सभी पढ़ना जरूरी है। बस जिसमें तो आपका गलत ज़्यादा हो तो थोड़ी टाइम दे दो ताकि अभी कवर हो जाएगा, और बाद में फिर आपका जो जैसा टॉपिक मजबूत हो उसमें ज़्यादा फोकस करो ताकि उससे एक नंबर भी ना छूटे। क्योंकि बच्चों के यहाँ पे हिंदी में ना, आपके हिंदी में 20 में 20 भी आते हैं, और आपके मैथ में 20 में 20 आ जाते हैं, जीके में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी बच्चों को काफ़ी अच्छे स्कोर आते हैं, इसलिए आप प्रयास करो कि आपका भी अच्छा स्कोर आए। ठीक, आप ये भी याद रखना कि आप अब बात आते हैं सिलेबस समझ लिया, अब ये पूछा जा सकता है कि क्या पढ़ें। अब आपको सिलेबस ये पता चल गया ये पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें। आप देखो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आप टीचरों का बैच लेते हो, कोई भी आप बहुत सारे टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन टीचर्स का बैच ले लो, या फिर ऑफलाइन आप पढ़ते हो, ऑफलाइन आप पढ़ते हो तो ऑफलाइन आप पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हो। ठीक, ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप इन दोनों में से पढ़ रहे हो, ये बहुत सबसे अच्छी बात, आप पढ़ रहे हो। और उसमें यह इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से कितना पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद से कितना पढ़ते हो। मेन पॉइंट ये आता है कि हम खुद से कितना पढ़ रहे होते हैं। ऑनलाइन तो हम पढ़ रहे हैं, आप बस नहीं पढ़ रहे हो, ऑनलाइन आपके साथ लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आपके साथ ना लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो। ऑफलाइन में आपके साथ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके पास हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, याद रहे आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि ये आपको थोड़ी ये समझो, जो हम बोल रहे हैं आपको, एक लाखों बच्चे पढ़े, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप समझ में आया कि लाखों बच्चों हजारों बच्चों में अपने आप को अलग कैसे बनाएं। अलग आप तब बना सकते हो जब आप खुद से पढ़ना शुरू करोगे। यदि आप खुद से पढ़ना नहीं शुरू करोगे तो आप अपने आप को अलग नहीं बना पाओगे। तो आपको ये सब चीजें आप अब यहाँ पढ़ रहे हो, आप टीचर के पास पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा आपने, अपने टीचर ने पढ़ाया आपको नंबर सिस्टम, क्या पढ़ाया टीचर ने, नंबर सिस्टम पढ़ाया, संख्या पद्धति पढ़ाई। आप ऑफलाइन पढ़े, ऑफलाइन में टीचर संख्या पद्धति पढ़ाई, मैं कोई एक टॉपिक पढ़ाया। अब सभी बच्चों ने टॉपिक पढ़ा, फिर वहां पे पढ़ने के बाद आप घर आते हो तो घर में आपने नंबर सिस्टम खुद से पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो ज्यादा जरूरी है। आपने कितना पढ़ा, थोड़ी सी पढ़ा या फिर रिवाइज किया, वो जरूरी है। रिवाइज बस नहीं करना, अपने आप की कुछ बुक्स पढ़नी। आपको ये भी याद रखना है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे। खुद से पढ़ने का मतलब बुक भी पढ़ना, क्या, बुक भी पढ़ना, यानी किताबों का रीडिंग, बुक रीडिंग भी आपको बहुत जरूरी है। याद रहे, सिलेक्शन चाहिए तो किताबों की ओर लौटो। याद रहे आपके लिए सिलेक्शन अब चाहिए, पहले अब तो क्या बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट मिल जा रहा है, जो आपको लिमिट उस तक मिल जाता है कि आपको इतना बस पढ़ना है कि बॉन्डिंग हो जाती है। यदि आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको नॉलेज आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, आपके पास अंडरस्टैंडिंग आएगी, एग्जाम निकालने में आसानी होती है। यदि आपको सिलेक्शन यदि चाहिए तो क्या करो, बुक की ओर लौटो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ोगे तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो आपकी एक उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप कोचिंग पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ो और ऑनलाइन पढ़ो। पहला आप यदि कोचिंग पढ़ रहे हो, क्योंकि कोचिंग क्या होता है, हमें सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, कभी हम किसी टॉपिक फंसते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है। तो आप कोचिंग पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, एक ही बात है, ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, इससे कोई मतलब नहीं है। या फिर ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं होता है। आप फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका, सिलेबस समझ लिया, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आपको पढ़ भी सकते हो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपका सिलेबस समझना जरूरी है, सिलेबस समझना जरूरी है। साथ में आपको ये जरूरी है कि आपको किताब रीडिंग, किताब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट, किताब पढ़ना, किताब पढ़ना जरूरी है। ठीक, किताब पढ़ने के साथ साथ आपको तीसरा पॉइंट इसमें आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, खुद को मोटिवेट रखना, ये सब तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किताबों की ओर ज़्यादा, जितना ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किताबों से मैथ सवाल लगाएं, स्क्रीन से आपको मोबाइल आंखों को दिक्कत नहीं होगी तो आपको नींद नहीं आएगी जल्दी, आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आपको तीन चीज़ याद रखो, ये पढ़ो या ना पढ़ो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सिलेबस अच्छे समझ लो, किताबें पढ़ना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, और जैसे एग्जाम आ जाए, एग्जाम के पहले यानी एग्जाम के 20 दिन पहले, आपको 20-21 दिन पहले जितनी ज़्यादा मॉक लगाओ उतनी ज़्यादा लगाओ। वैसे तो डेली एक लगाते रहो आप, सिलेबस पूरा है या नहीं है फिर भी लगाओ,
इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ कमजोर है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। जैसे एग्जाम हो जाए तो 21 दिन पहले डेली 2 मॉक लगाओ, टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाओ, कहीं से भी लगाओ, क्योंकि आपके ऑनलाइन की दुनिया में आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा पढ़ने को, डाटा की कमी नहीं है। बस आपको कैसे पढ़ना है, अपने अंदर डेडिकेशन रखना है, अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट रखना है, कितना किसको टाइम देना है, क्योंकि हम मोबाइल में पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल यानी ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिमाग इधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक वगैरह या फिर अन्य स्टेट चीज़ों में हमारा दिमाग चला जाता है। तो उससे अपने आप को, मन को कंट्रोल करके रखना, डेली मेडिटेशन करो तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस प्रकार आपको की तैयारी करनी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और कट ऑफ इसका क्या है, कट ऑफ आपका 130 प्लस, 140 प्लस, 150 प्लस तक रहता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो इसमें जैसा आपका वक्त मेहनत करोगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।